नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, ये फीचर्स के बाद देना चाहिए था तुम्हारे यूनिवर्सिटी की बुक ने, बट समहाउ उन्होंने एंड में दे दिया। बट ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे हिसाब से 4 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा, उसके ऊपर इसका रिलेवेंस नहीं होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंस। तुम्हारे सामने हमने प्रेजेंट किया है एक लिस्ट, एक एक करके हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नाउ सबसे पहला तुम्हारे सामने 10 पॉइंट्स प्रेजेंट किए हैं। सबसे पहले तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। कोई भी देश, जैसे फॉर एग्जांपल तुम गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो तुम दो चीज चेक करोगे, एक तो पिकअप, एक माइलेज। पिकअप, जिसको स्पीड चाहिए वो पिकअप देखेगा, कितना फास्ट पिकअप है गाड़ी का, एक्सेलरेशन कितना है। कोई भी देश ले लो, उसका हालत क्या है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, फिलहाल की जो हालत है, वो इससे पता चलता है नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बहुत बड़े इंडिकेटर्स है। पर कैपिटा इनकम से गड़बड़ी भी हो जाता है। जैसे अपने देश में करीबन 28% लोग गरीब है, लेकिन अपन नेशनल इनकम में वर्ल्ड नंबर 6 है। सो पॉपुलेशन ज्यादा रहा तो पर कैपिटा कम हो जाता है, ठीक है ना। सो पर कैपिटा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है नेशनल इनकम, कि देश का प्रोग्रेस कितना है, फिलहाल का नेशनल इनकम कितना है। मुकेश अंबानी ही कुछ साउथ अफ्रीका के देशों से अमीर है, तो तुमको पता चलेगा उन देशों की हालत क्या है। कल ही में कोई तो देश के बारे में पढ़ रहा था, शायद इथियोपिया था, उसके फिलहाल की हालत इतनी खराब है कि आधे से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। तो उनका नेशनल इनकम देखो कितना कम हुआ, और कोविड की वजह से तो और भी हालत खराब हुई है उनकी। पॉइंट नंबर 1, बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये कोई भी देश का इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी नेशनल इनकम की वजह से तुम अभी नोट करोगे, कल अपने जो ट्रूप्स है, बहुत सारे ट्रूप्स, करीबन 2 लाख जो ट्रूप्स है, एलएसी, एलएसी मतलब लेह लद्दाख में जो चाइना के साथ बॉर्डर है, वहां पे शिफ्ट किया गया है। 2 लाख ट्रूप्स वहां पे पहुंचने के लिए जो लॉजिस्टिक्स लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, डीजल खर्चा, खाना उनका, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट। तो कोई भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, चाइना इतना आगे है, जो भी उसने कमाया फटाफट इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। उनके 90,000 डैम्स, इंडिया के 5-5,500 डैम्स हैं। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ उनका क्वालिटी ऑफ डैम्स अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ डैम्स टूटे हैं ये एक्स्ट्रा बारिश की वजह से। बट कंपैरिजन में नहीं है ना, 5,000 डैम्स का, वहां पे 90,000। एक डैम बनाने को सालों साल लगते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि जो प्रगति देश करता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तुमको विश्वास नहीं होगा, हमारे टाइम जो हालत था 90s में, मोबाइल तो था नहीं, टेलीफोन को 5 साल का वेटिंग। हमारे टाइम में वेटिंग कम था, 1 2 3 साल में, लेकिन उसके पहले 5 साल का वेटिंग। सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े रहो। हर टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन होता नहीं था, टेलीफोन बिल में कम से कम 2-3 घंटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 घंटा। एक स्ट्रगल लाइफ था, हर चीज में स्ट्रगल था, हर चीज में लाइन, हर चीज में वेटिंग। ट्रैफिक जाम इतना नहीं हुआ करता था,
लोकल लेवल पे। बॉम्बे जाते समय सिर्फ कसरा घाट एक ही था, अभी तो स्ट्रेट हो गया तो फिर जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे कसरा घाट में 6 घंटा लगता था बॉम्बे पहुंचने। सो काफी जगह पे देखा जाए तो, या तो हर जगह पे स्ट्रगल था, लेकिन अभी देश ने जीडीपी देश का बढ़ते गया, रास्ते सब बढ़ते गए। सो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद में, मोबाइल नेटवर्क्स आने के बाद में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। लेकिन कितना भी बोल लो, कोविड की वजह से जो हॉस्पिटल की कमी है, ऑक्सीजन की जो कमी है, साफ ट्रैक हो गया है। कितना भी अपन बोल लो कि अपन वर्ल्ड नंबर 6 थे जीडीपी में, अपने पास ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी थी, हॉस्पिटल्स की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी। तो ये कुछ साल बाद पूरा हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, कंपैरिजन, हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया को विद अमेरिका, चाइना। अमेरिका तो बहुत आगे है, 12 लाख करोड़, अपने का 2 लाख करोड़। उनके पास फाइटर, उनके पास एरोप्लेन भी 10,000 है, फाइटर जेट्स भी बहुत उनके पास। अ, जो सिविल एविएशन है ना, एक स्टेट से अपना जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, उनके करीबन 10 से 12 हजार प्लेन्स है उनके, जो डोमेस्टिक लेवल पे उड़ते हैं। अपने पास कितने हैं? 600-700। सो कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है कि अपने से वो लोग हर चीज में 10-10, 15-15 गुना आगे है। सो कंपैरिजन किया जा सकता है इंडिया चाइना का, इंडिया अमेरिका का, लेकिन इंडिया बहुत पीछे है अभी भी एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज। कुछ कुछ देश तो 5G शुरू हो गया है, अपना देश अभी दिसंबर में शायद शुरू करेगा। लेकिन अपने देश में तो अभी भी 25-30 करोड़ ही मोबाइल 3G 4G है, बाकी सब 2G पे चलते हैं अभी भी। गांव में सब 2G और अ, बोलते ना नोकिया आशा, जिसमें व्हाट्सएप कुछ चलेगा नहीं, वैसे टाइप के फोन है। उसके बाद फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बेसिकली नेशनल इनकम बताता है कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का जो हिस्सा है किसको बटा और कितना बटा। तो पता चलेगा कि जो फर्क है या डिस्पैरिटीज है अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको मिलना चाहिए। अगेन उसमें पता चलता है कि सबसे अमीर स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, सबसे गरीब यूपी, बिहार। सो ये जो फर्क है, डिस्पैरिटीज है कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट किसको कितना गया, ये बताता है। रीजनल और सेक्टरल इम्बैलेंस ऑलरेडी मैंने एक तरीके से बता दिया कि अपने देश में जो स्टेट्स हैं उसमें काफी फर्क है। ऑटोमोबाइल सेक्टर तुम्हारा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और ऊपर का तुम्हारा गुड़गांव, ये 4 सेक्टर में ही ऑपरेट होता है, बाकी जगह पे इतना नहीं है। दिल्ली ले लो, महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, हम्म, तमिलनाडु ले लो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात मिलकर ही एटलीस्ट 15-20% जीडीपी का देते होंगे कंट्रीब्यूशन। सेक्टोरल इम्बैलेंस, रीजनल और सेक्टोरल इम्बैलेंस भी बहुत ज्यादा है। सेक्टर्स में भी अभी भी अपना सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड कंट्री की तरह बना नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर ने 98% का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जबकि अपना देश 86-87% करता है। सेक्टर में तो इम्बैलेंस रहता ही है, एग्रीकल्चर हमेशा कम ही रहता है, लेकिन स्टेट में भी बहुत इम्बैलेंस है। तुम जहाँ बॉम्बे में आओगे, तुम नासिक मुंबई का ले लो ना, अभी नासिक में 34-35 टावर्स की बिल्डिंग कॉमन है, सबसे ऊंची तो 40-50 टावर की होनी चाहिए, 40-50 फ्लोर की बिल्डिंग। नासिक में 13-14 के ऊपर दिखा नहीं था, अभी मैं सेरेन मेडोज में एक बन रहा है, सुन रहा हूँ 30-30 माले की बन रही है। लेकिन एक अ, तुम बोलते हैं दुबई में जाओगे, वहां पे तो 100-150 उस लेवल पे काम होता है, 100 फ्लोर के 100 बोलते ना फ्लोर्स के बिल्डिंग, 70-80 वैसे टाइप के बनते हैं। अमेरिका में भी वैसा ही है, इंडिया तो अभी काफी पीछे है उस मामले में। सो ये है। फिर रिड्यूस इनइक्वालिटी, अगेन तुम देख लो
भेदभाव जो है, मुकेश अंबानी का संपत्ति 6 लाख करोड़, और कुछ लोग को दिन का 200-300 रुपए भी नहीं मिल पाता, अभी नौकरी भी नहीं है एक तो। सो उनका क्या किया जाए? नेशनल इनकम यदि ठीक से हो रहा है तो सबको इक्वल इनकम मिलना चाहिए। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तुम देखोगे तो एक आदमी 1.5 लाख रुपए कमाता है, इसका मतलब कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। बट तुम देखो करीबन 28% लोग गरीब है। गवर्नमेंट के आंकड़े तो हमेशा कम ही होंगे, गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा बताएगा तो हल्ला हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट के। और सबसे कॉमेडी ये था कि अपने देश में जो नेशनल बिलो पॉवर्टी लाइन का एक फिगर था कि यदि तुम दिन का 50 रुपए के ऊपर कमाते हो तो तुम पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। 50 रुपए में चाय नाश्ता खाना कपड़े रहना, दोनों टाइम का खाना, बच्चों का एजुकेशन हो सकता है 50 रुपीज में? नहीं। सो ये कुछ साल पहले के जो फिगर्स है, दिन का 50 रुपीज 50-55 कुछ तो था कि उससे 50, और गांव में तो 30-32 रुपए का कुछ तो आंकड़ा था। तो गवर्नमेंट के आंकड़े ही ऐसा रहते हैं कि लोग गरीब कम दिखे, एक्चुअल लिखने जाओ तो बहुत ज्यादा गरीब मिलते हैं। जैसे कोविड के डेथ्स बहुत ज्यादा हुए हैं लोग बोलते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग में कम आए हैं। करेक्ट। सो इनइक्वालिटी कम करने के लिए नेशनल इनकम बहुत जरूरी है बढ़ना, ताकि अमीर, और ये कैसे किया जाता है? अमीरों को टैक्स लगा के और गरीबों को टैक्स नहीं लगा के, कम लगा के। गवर्नमेंट को डेटा काम में आता है कि नेशनल इनकम है तो किस जगह पे पैसा लगाना है, किस जगह पे प्रोग्रेस करना है। गवर्नमेंट को तो जरूरत पड़ता ही है। अभी जो गाड़ी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जर्मनी की एक बड़ी कंपनी इंडिया में आ रही है, सैमसंग भी डिस्प्ले का इंडिया में डाल रहा है। एक फर्क आ रहा है, चाइना थोड़ा सा गुंडागर्दी करता है, तो चाइना की गुंडागर्दी की वजह से कुछ कंपनीज अभी इंडिया में आ रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को फायदा होता है कि नेशनल इनकम अच्छा है और ताकत है देश में, तो फिर दूसरे कंपनीज भी आते हैं। उसी प्रकार से पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अपना जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है या लेबर पॉलिसी है, ठीक है ना, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, नेशनल इनकम के हिसाब से अपन बना सकते हैं। अभी तुम देखो एक सादा कंटेनर जो है, मैंने तुमको बताया था, जो तुमने देखे होंगे 20 फीट और 40 फीट के एक्सपोर्ट के लोखंड के बड़े कंटेनर्स आते हैं ना, ट्रक में जाते हैं, पीछे देखे हैं तुमने? यस सर। तो वो जो कंटेनर्स है अपन बनाते नहीं थे, वो चाइना से आता था। 2 करोड़ रुपए का, 2 या 3.5 करोड़ रुपए का एक कंटेनर, 3.5 शायद 40 फीट का होगा, तो अपना देश वो कंटेनर बना ही नहीं सकता था। अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि खुद ही बनाएंगे, क्योंकि शॉर्टेज हो रहा था कोविड के टाइम में, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ा है कोविड के टाइम में। तो ऐसा बोल सकते हो कि हाँ, पॉलिसी जो बना है अभी, ज्यादातर तो वस्तु अपन खुद ही बनाना शुरू कर रहे हैं। करेक्ट। और फिर डेटा का यूजफुलनेस तो रहेगा ही ना, कौन सा सेक्टर, अभी साफ पता चल गया कि मेडिकल सेक्टर अपना बहुत पीछे है। हम्म, बोलते ना, अपने पास आईसीयू में ऑक्सीजन का कमी पड़ गया, इमरजेंसी जो यूसेज है, ऑक्सीजन नहीं, फिर स्टार्टिंग में मास्क का प्रॉब्लम हो रहा था। तो यूजफुलनेस ऑफ डेटा मतलब कि नेशनल इनकम तो हो रहा है, लेकिन पैसा लगाना कहाँ है, ये सब बहुत काम में आता है डेटा। लेबर ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आता है कि जो पगार दिया जा रहा है अलग अलग सेक्टर में, तुम डायमंड का ले लो, सूरत में डायमंड में एक आदमी 1 से 1.25 लाख कमाता है, और वही नासिक में 1 1.25 लाख तो दूर की बात है, 20-25 हजार। जो फर्क है लेबर के पगार का, डिस्पैरिटी जो है, कुछ स्टेट्स में तो 100-150 रुपया, इनफैक्ट अभी भी नासिक में कुछ जगह पे 5-6 हजार ही पगार देते हैं। एकदम डेस्परेट गरीब है तो 5-6 हजार में भी काम करेगा, लेकिन बॉम्बे में 15-20-25 हजार कॉमन है, और वहां पे
तुम्हारा क्वालिफिकेशन अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा तो लाख 1.5 लाख लगभग सबको मिलता है। इसलिए वहां का लाइफस्टाइल बहुत रॉयल और रिच है। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को पता है कि गवर्नमेंट को बोला जाए कि पगार इस सेक्टर में मिनिमम इतना कंपल्सरी कर दिया जाए कि 200-250। अभी आई थिंक कुछ 206 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे कम नहीं दे सकते लेबर को एक दिन का। तो ये सब कायदे हैं। अभी मैं ये तुम्हारे 10 इम्पोर्टेंस थे। अभी इसका मैं एक स्टोरी बनाया है एग्जाम का इंडिकेटर। अभी एक लड़का बोलता है कि मेरे इंडिकेटर लगे हुए हैं क्योंकि एग्जाम का परफॉर्मेंस है, एग्जाम होने वाला है। अब लड़का एग्जाम तुम्हारा सैटरडे को जैसे टेस्ट है, टेस्ट से पहले पढ़ाई का मेजरमेंट किया तो पता चला कि 8 में से 3 किए हैं। और मैंने दोस्त ने मतलब उसका 8 फुल लेंथ पेपर है, 8 चैप्टर में से 3 किया है और मैंने एक, दोस्त ने 3 किया है चैप्टर पढ़े और मैंने एक कंपेयर किया। सो इंडिकेटर लगे हुए एग्जाम में। जब मैंने मेजरमेंट किया एग्जाम का जो सिलेबस है तो पता चला कि मैंने बहुत कम पढ़ाई की है। और दोस्त ने 8 चैप्टर पूरा मिलाकर फुल लेंथ ओसी में 8 चैप्टर्स है, 8 में से मैंने 3 किए, दोस्त ने 1 किए, कंपेयर किया तो दोस्त के साथ। और फिर मैंने फोन किया एग्जाम में आगे बैठने वाले को और बोला भाई तू 4 कर मैं 4 कर, ऐसा हमने पढ़ाई डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, फिर एग्जाम में कॉपी कर लेंगे। जब हमारे आंसर्स करेक्ट हुए, ठीक है, जब हमारे आंसर्स करेक्ट हुए, करेक्ट मतलब जब हमारे आंसर्स चेक हुए तो इम्बैलेंस पता चला और मार्क्स का इनइक्वालिटी सामने आ गया। ठीक है, कैसे सामने आ गया? टॉपर को 80% और मुझे 35% मिले, करेक्ट। सो सब वापस से एग्जाम से पहले मेरे इंडिकेटर लगे हुए क्योंकि मैंने मेजरमेंट किया है एग्जाम के पढ़ाई का, कंपेयर किया दोस्त के साथ तो पता चला 8 में से मैंने 3 किया, दोस्त ने 1 किया। और मैंने फोन किया एग्जाम में आगे वाला जो बैठा था बैठने वाला एग्जाम में कि तू 4 चैप्टर कर मैं 4 करता हूँ। जब एग्जाम देने के बाद पेपर करेक्ट हुए तो पता चला इम्बैलेंस। इम्बैलेंस पता चला जैसे इनइक्वालिटी, टॉपर को 80 और मुझे 35, कितनी इनइक्वालिटी है ये। क्या फायदा हुआ टॉप करके? जिसने भी टॉप किया, एक सेकंड है कुछ आ गया बीच में, तो हाँ, क्या तो मैंने सोचा क्या फायदा हुआ टॉप करके भी, गवर्नमेंट जॉब करेगा यूपीएससी और एमपीएससी देके। मैंने तो पॉलिसी बना ली है आगे बिजनेस करूंगा। जब भी डेटा मैंने टीचर को दिया तो टीचर ने कहा ऐसे मार्क्स करके तू लेबर ही बनेगा। वापस लास्ट रिवीजन, इंडिकेटर लगे हुए एग्जाम से पहले। फिर मैंने मेजरमेंट किया कितना पढ़ाई हुआ है, पढ़ाई बहुत कम हुआ है। मैंने दो कंपेयर किया दोस्त के साथ, टोटल 8 चैप्टर्स में मैंने 3 किया, उसने 1 किया कंपैरिजन के बाद। फिर मैंने एग्जाम में आगे बैठने वाले को फोन किया और बोला कि एक काम करते हैं, 8 में से 4 मैं करता हूँ और 4 तू करता है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पढ़ाई और बाकी एग्जाम में कॉपी कर लेंगे। फिर पेपर दिया, पेपर जब चेक हुआ करेक्ट हुआ तो इम्बैलेंस पता चल गया। इनइक्वालिटी बहुत थी क्योंकि हाईएस्ट वाले को 80% है और मुझे 35। अब 80% जिसको मिले वो आगे चलकर क्या करेगा? गवर्नमेंट जॉब करेगा यूपीएससी और एमपीएससी देके। पर मैंने पॉलिसी बना ली है कि आगे मैं बिजनेस करूंगा। और जब ये डेटा मैंने टीचर को दिया तो टीचर ने कहा ऐसे मार्क्स जानकर तू लेबर लेबर ही बनेगा ऐसे मार्क्स से। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया है। तुम इसका 10 पॉइंट हाँ 10 पॉइंट लिख के निकालो। ठीक है, जो स्टोरी बनाया उसका